जय हिंद साथियों। देखिए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे क्रिया को। ठीक है, क्रिया से डायरेक्ट हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। इसको आप सब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देखिए पीछे हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़े हैं जो पद परिचय के अंतर्गत आते हैं। क्या चीज़ संज्ञा और सर्वनाम को हम लोग पढ़ चुके हैं। क्रिया को आज की क्लास से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक क्रिया है क्या, क्रिया के भेद क्या है, या फिर रचना के आधार पर क्रिया के रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं। ठीक है, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं, सकर्मक क्रिया क्या होती है, कर्मक क्रिया क्या होती है, ऐसे करके क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है हमारे एग्जाम में। जब हम लोग नहीं जानते हैं तो हम लोग गलत करके चले जाते हैं, तो हमको गलत नहीं करने हैं डियर, हमको सही करके आने हैं। एक एक नंबर हमको क्या करने हैं, गेन करने हैं, बटोरने हैं। पड़े हुए हैं इधर उधर, तो हम लोग बटोरेंगे कैसे, जब हम हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, हम लोग उसको सीखे रहेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग क्रिया को सीखेंगे, तो ध्यान से आप लोग भी इसे आत्मसात कीजिएगा, सीखिएगा। चलिए देखते हैं क्रिया। क्रिया का मतलब समझते ही हैं क्या होता है क्रिया। क्रिया का मतलब होता है कि काम करना, यानी कि जिस शब्द से किसी कार्य के होने या फिर होने का बोध हो, वह क्या होता है, क्रिया होती है। उसी चीज को हमने क्या लिख दिया है, जिस शब्द परिभाषा लिख दिया, जिस शब्द से किसी कार्य या काम के होने का बोध हो। ठीक है, जिस शब्द से किसी कार्य या काम के होने का बोध हो, वह क्या होता है, वह क्या होती है, क्रिया होती है। बस यही चीज, सिंपल सी बात है सर, आसान है। क्रिया तो बहुत आसान है। ठीक है, देखिए अब यहाँ तक की बात हो जाती है। जैसे कि एक दो एग्जांपल बताऊं, जैसे दौड़ना, चलना और मारना, ऐसे शब्द। ठीक है, ये क्या होते हैं, सामान्य सी क्रिया होती है। ऐसे शब्द क्या होते हैं, क्रिया के अंतर्गत आते हैं। इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। ठीक है, अब देखते हैं क्रिया के भेद। क्या देखेंगे, क्रिया के भेद। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब ढेर क्वेश्चन बनने की संभावना, प्रबल संभावना होती है यहाँ से। ठीक है, ऊपर परिभाषा वगैरह से तो नहीं क्वेश्चन बनते हैं। परिभाषा डजन मैटर हमारे एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मैटर नहीं करता है, बट क्रिया के भेद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखते हैं क्रिया के भेद। पहला होता है रचना के आधार पर। रचना बोल सकते हैं, व्युत्पत्ति बोल सकते हैं, या फिर उत्पत्ति बोल सकते हैं, संरचना बोल सकते हैं, बनावट बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। रचना या निर्माण के आधार पर क्रिया के भेद कौन कौन से हैं, इसमें देखिए ढेर सारे मैं लिखा हूँ, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसको भी मैं चेक करवाऊंगा। आप लोग एक बार इसका फ्लो चार्ट तो बना ही लीजिएगा, क्योंकि फ्लो चार्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ से कि इसके कितने भेद हैं। अभी आर हाई कोर्ट के आर के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, बताऊंगा उस सब उनको भी। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। देखिए रचना या निर्माण या संरचना के आधार पर कितने भेद हैं। तो रूढ़, पहला हो गया रूढ़ क्रिया। रूढ़ को ही मूल क्रिया बोलेंगे, मौलिक क्रिया बोलेंगे, या फिर धातु क्रिया बोलेंगे। दूसरा हो गया संयुक्त क्रिया। तीसरा यौगिक, नाम धातु, अनुकरणात्मक, पुनरुक्त और सामान्य, ऐसे क्रिया होंगी। ठीक है, टोटल कितनी क्रिया हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 भेद हो गए। ठीक है, किसके, रचना या फिर बनावट के आधार पे या फिर निर्माण के आधार पे 7 भेद हो गए। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। हुआ क्या, ऋण, मूल, मौलिक या धातु, इसको एक ही क्रिया बोलते हैं। मतलब एक ही है, नाम अलग अलग है, उसको समझिएगा। अगला है कर्ता के आधार पे। कर्ता मतलब क्या होता है, जानते ही होंगे। कर्ता, कर्म और क्रिया, 3 चीजें होती हैं। उसको भी मैं बता दूंगा कर्ता क्या होता है। कर्ता मतलब कार्य को करने वाला। कर्म का मतलब जिसको कर रहा है, जिसको स्वतंत्र, यानी कि जो इच्छित, जो चाह रहा है वह कर्ता, वह उसे क्या बोलते हैं, कर्म बोलते हैं। जो क्रिया यानी कि जो काम हो रहा है उसे तो क्रिया बोलते ही हैं। आगे कर्म के आधार पे देखिए, ये वाली तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे आप लोग लगा करके ऐसे स्टार लगा के लिख लीजिएगा ये चीजें। कर्म के आधार पे 2 भेद होते हैं। कर्म के आधार पे कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, सकर्मक क्रिया और फिर अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे बोलते हैं, कि जिसमें कर्म हो, अकर्मक क्रिया में जिसमें कर्म न हो। ठीक है, अब देखिए सकर्मक क्रिया के वापिस से कितने भेद हो जाते हैं, 2 भेद हो जाते हैं।
एक होता है एक कर्मक क्रिया, दूसरा होता है द्विकर्मक क्रिया। क्या हो जाता है, एक कर्मक क्रिया, दूसरा द्विकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया के दो भेद हो जाते हैं, वापिस से कर दिए जाते हैं। आगे है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया का मतलब जिसमें कर्म हो ही ना, जिसमें कर्म न हो उसे क्या बोलते हैं, अकर्मक क्रिया। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में सीधे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अकर्मक क्रिया के दो भेद हैं, कौन कौन से, पूर्व अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक। पूर्ण और फिर अपूर्ण अकर्मक के, और फिर सकर्मक के एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक द्विकर्मक किसके हैं, सकर्मक के। अकर्मक के पूर्ण और फिर अपूर्ण अकर्मक। ठीक है, वाच्य के आधार पर क्रिया के भेद किए जाते हैं, कौन कौन से, कर्तृवाच्य यानी कि कर्ता की प्रधानता रहेगी, कर्मवाच्य यानी कि कर्म की प्रधानता रहेगी, भाववाच्य मतलब भाव की प्रधानता रहेगी। अब इसको हम लोग डीप में देखेंगे थोड़ा सा, इसको आप फ्लो चार्ट पहले बना लें। ठीक है, वाच्य के आधार पे कितने भेद हो गए, तीन भेद हो गए। कितने, तीन भेद हो गए, कौन कौन से, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। बातें समझ में आ गई, इतनी बातें तो समझ में आ गई होगी। देखिए इसमें से अब बता देते हैं कि सर इसमें कौन कौन से पढ़ने हैं हमको, यानी कि कौन कौन से हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस वाले बात को हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, रचना निर्माण, व्युत्पत्ति या फिर संरचना के आधार पे कितने हैं, 7 हैं। तो उसमें से कौन से इंपॉर्टेंट है इसको देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो इसको आप लोग स्टार लगा लीजिए, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। आगे संयुक्त क्रिया, तीसरा यौगिक, नाम धातु, बस इतना, चार को हम लोग एटलीस्ट देखने ही देखने हैं, चाहे जैसे भी इसको देखने हैं। यहाँ से क्वेश्चन प्रबल संभावना होती है बनने की। देखिए आगे है कर्ता के आधार पे, कर्ता के आधार पे जो क्रिया होती है इसमें से कौन कौन से होते हैं, पूर्वकालिक, पश्चकालिक, कर्तार्थक और प्रेरणार्थक। ठीक है, ये 4 भेद होते हैं, लेकिन इसमें से एक पूर्वकालिक बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई एक बार पूछी भी जाती है, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था भी ये चीज़, एक पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, और फिर पश्चकालिक क्रिया, ये दोनों लगा लीजिएगा। ठीक है, और फिर इसमें से प्रेरणार्थक, इसमें से क्या चीज, प्रेरणार्थक। 3 में यानी कि 4 में से 3 हमको एटलीस्ट पढ़ने ही पढ़ने हैं, चाहे जैसे भी पढ़ने हैं। ठीक है, क्या क्या, पूर्वकालिक, पश्चकालिक और प्रेरणार्थक। ठीक है, पूर्वकालिक, पश्चकालिक और प्रेरणार्थक। अब कर्म के आधार पे तो इसको पढ़ने ही है सारे, कोई इसको इसमें से पढ़ने, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया इसको पढ़ने हैं। सकर्मक के 2 भेद वापस से किए जाते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। फिर अकर्मक के पूर्ण अकर्मक और फिर अपूर्ण अकर्मक, 2 भेद किए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, रचना, निर्माण या व्युत्पत्ति। अब देखिए ये चीज तो हो गया एक फ्लो चार्ट हमारा, जो कि अगर बना लेते हैं तो हमको ये चीज पता हो जाता है कि हमको पढ़ने क्या क्या चीजें हैं, क्रिया के अंतर्गत पढ़ने क्या चीजें, कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये चीजें। वाच्य के आधार पे तीनों इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग पढ़ेंगे, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इसको हम लोग पढ़ेंगे, बेहतर ढंग से देखेंगे, डीप में देखेंगे, और फिर उसको आप कैसे पहचान पाओगे, इन सब बातों पे भी चर्चा होगी अभी अगली क्लास में। ठीक है, इसको भी देखने हैं हमको। अब देखिए ये तो हो गया एक फ्लो चार्ट। अब हमको देखने हैं सर पहला वाला, रचना के आधार पे जो भेद किए जाते हैं, रूढ़, मूल, यौगिक, इसको देखने हैं। एक आज बता दे रहा हूँ, अगली क्लास में हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, 3 क्लास टोटल लगेगी, छोटी छोटी क्लास रहेगी, लगभग 20 मिनट 15 मिनट ऐसे, या फिर 15 से 20 मिनट की रहेगी क्लास। ठीक है, 2-3 क्लास में इसको कवर कर लिया जाएगा, और फिर उतने ही टाइम में आपके मन मस्तिष्क में सारी चीजें घर कर जाएंगी, आप भूलेंगे नहीं कभी। ठीक है, लेकिन उसको एकाग्रचित होकर के आपको सीखना होगा, चीजों को समझना होगा। ठीक है, देखिएगा, पहला रचना जो अभी पढ़े हैं ना, रचना निर्माण या व्युत्पत्ति, बनावट, संरचना के आधार पे कुछ भी शब्द दे दे, जैसे पूछ ली कि संरचना के आधार पे क्रिया के कितने भेद हैं, या फिर व्युत्पत्ति के आधार पे, या फिर निर्माण के आधार पे, या फिर रचना के आधार पे, कुछ भी दे दे। रचना मतलब निर्माण होता है, निर्माण मतलब व्युत्पत्ति होता है, यानी जन्म होता है। ठीक है, जन्म मतलब बनावट होता है, बनावट मतलब संरचना होता है। सारी बातें तो सिमिलर ही हैं, तो बात हो गई एक ही बात कि इसके आधार पे क्रिया के कितने भेद किए जा सकते हैं, जैसे कि ऋण, मूल, मौलिक और धातु। ये भी नाम सिमिलर ही है, धातु। अब इसको देख लेते हैं, परिभाषा जब देख लेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी सर, कि यह क्या होता है मूल धातु।
ठीक है, मूल धातु, मूल मौलिक या फिर धातु क्रिया क्या होती है, ऋण क्रिया क्या होती है, इसकी जब परिभाषा देख लेंगे तो हमको बेहतर ढंग से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिएगा, जानते हैं कि क्रिया ना, सामान्य क्रिया जो होती है उसमें क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि दौड़ना, ये क्या होती है, सामान्य सी एक क्रिया होती है। क्या होती है, सामान्य सी क्रिया। चलना सामान्य सी क्रिया है, मारना सामान्य सी क्रिया है। ऐसे है, चलना, दौड़ना, पढ़ना, लिखना, मारना, पीटना। जिसमें ना लगा होता है, क्या लगा होता है, ना, जिसमें ना होता है वह सामान्य सी क्रिया होती है। लेकिन उस सामान्य सी क्रिया में से अगर ना को हटा दिया, सामान्य क्रिया से ना को हटा दिया जाए, जो शेष बचता है वह क्या होता है, वह ऋण क्रिया होती है। ऋण क्रिया, फिर मूल क्रिया या फिर मौलिक क्रिया या फिर धातु क्रिया। धातु से ही तो बनता है शब्द। शब्द किससे बनता है, धातु से बनता है। जैसे कि मैं बोलूँगा कि लिखना, लिखना क्या है, उसमें से अगर आप हटा देंगे, ना को हटा दीजिए, मूल जो सामान्य क्रिया होती है उसमें से ना को हटा देने के बाद जो शेष बचता है वह क्या होता है, ऋण क्रिया होती है, या फिर मूल क्रिया होती है, या फिर मौलिक क्रिया होती है, या फिर धातु क्रिया। जो धातु बचता है उसी को क्या बोलते हैं, मूल क्रिया बोलते हैं। बात समझ में आ गई। जैसे कि मैं बोला, इसी चीज को परिभाषा के माध्यम से आप लोग इसको ध्यान में रख सकते हैं, लिख सकते हैं अपने नोटबुक में, अपने कॉपी में लिख सकते हैं, ताकि आप एक प्रॉपर नोट्स तैयार हो जाए। इसके लिए आप लिख सकते हैं। देखिए, यदि ताकि आपके एग्जाम के समय ना वीडियो ना देखना पड़े, वीडियो कभी एक दो बार देख लीजिएगा, जब एग्जाम आए तो अपने नोट्स को पलट के देख लीजिएगा, सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी, और फिर एग्जाम में जाएंगे तो आप झंडा गाड़ के चले आएंगे, कहीं नहीं बिल्कुल सारी चीज़ें आ रही थी, अपने ऊपर गट्स होगा, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। देखिएगा, यदि क्रिया के सामान्य रूप से ना हटा दिया जाए, यही चीज़ें मैं जो मैं अभी बताया हूँ जस्ट 1 मिनट पहले, उसी चीज़ को हमने लिखा है कि क्रिया का सामान्य रूप से ना हटा दिया जाए तो शेष बचा हुआ जो शब्द होता है, शेष बचा हुआ जो रूप होता है, वह मूल, मौलिक या ऋण या फिर धातु क्रिया कहलाता है। बस इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। शेष बचा हुआ रूप मूल, मौलिक, ऋण या फिर धातु क्रिया कहलाती है। बस इतनी सी परिभाषा है। अब बहुत ईजी सी परिभाषा है, या परिभाषा क्लियर रहेगी तो हम सब कर पाएंगे। देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। महेश तू पढ़। अच्छा बताइए, एक पढ़ सामान्य क्रिया है क्या? नहीं। ये क्या है? पढ़ना। पढ़ना क्या है? सामान्य क्रिया है। लेकिन इसमें से ये ना हटा दिया गया, यही तो परिभाषा में पढ़े हैं कि ना को क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाए, तो जो रूप बचता है वह क्या होता है, ऋण क्रिया होता है। इसमें से ना को हटा देगा। अच्छा, जाना, जाना से ना को हटा दिया गया, क्या बचा? जा। रमेश तू लिख, लिखना, लिखना से ना को हटा दिया गया, क्या बचा? लिख बचा। वही तो धातु होती है, धातु में आप यानी ना जोड़ने से क्या बन गया? क्रिया बन गई। जो बचा है, जो धातु बचती है, वही क्या कहलाता है? धातु क्रिया कहलाती है, मूल क्रिया कहलाती है, ऋण क्रिया कहलाती है, या फिर मौलिक क्रिया कहलाती है। बस बात समझ में आ गई होगी, स्पष्ट हो गई होगी सारी चीजें, ठीक है। इसमें देखिए, यहाँ अब ये तो समझ में आ गई होगी कि जो बचता है, शेष बचता है, वही क्या होता है? मूल क्रिया होता है, जब ना को हटा दिया जाता है, सामान्य रूप से ना को हटा दिया जाता है। बस अब देखिए, इसमें आपको इसको तो हर हाल में पढ़ने हैं, हर हाल में पढ़ने हैं। यूपी टेट में, सुपर टेट में, या फिर DSSB, TGT, PGT के एग्जाम में अवश्य पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ से क्रिया वाली टॉपिक से जरूर एक क्वेश्चन रहता है, तो ये क्वेश्चन हमको गंवाने नहीं है, इतनी आसानी से छोड़ के नहीं आने हैं, हमको उसको क्या करने हैं, लेने हैं, एक एक नंबर बटोरने हैं डियर। तो आप सब ध्यान से समझ गए होंगे, आशा करते हैं। कल हम लोग इस पे और सब जो टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे, इसमें संबंधित, ठीक है। 2-3 क्लास में इसको कवर कर लिया जाएगा, आशा करते